Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a very important topic for your research work in, you can say, dissertation or your synopsis or your final PhD thesis or even any progress report or any project. Okay, so जब भी हम कोई अनुसंधान काम करते हैं ना, अनुसंधान का कार्य करते हैं, जब हम कुछ रिसर्च करते हैं तो हमें एक रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करना होता है। इसका क्या मतलब है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं। कभी भी तो कोई ऐसा हम इतना यूनिक काम हमारा नहीं होगा जो वैक्यूम में हो, जिसके पीछे आगे कोई उसके जैसा काम ना हो। जरूर उससे संबंधित साहित्य अवेलेबल होता है, उसके किसी डायमेंशन पे किसी तरीके से काम किया जा चुका होता है ना। तो हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, मतलब पुनरावलोकन कर रहे हैं। हम फिर से देख रहे हैं। किस एंगल से देख रहे हैं? उस एंगल से देख रहे हैं जिस एंगल से अभी बाकी लोगों ने नहीं देखा। तभी तो हमारे काम की वर्थ है। अदरवाइज जब बहुत सारे लोग उस काम के अलग अलग डायमेंशन पे काम कर चुके हैं तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। इसलिए रिव्यू, रिव्यू, दोबारा देखना संबंधित साहित्य को। तो कैसे देखा जाए? बहुत 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 कम लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ज्यादातर लोग उसमें कई सारी गलतियां करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हम करते हैं और कैसे उन गलतियों से बचा जा सकता है और कैसे आप एक बढ़िया चैप्टर लिख सकते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर रिसर्च स्कॉलर्स, क्या इसका पर्पस है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और एक पील मॉडल है। इसको फॉलो करके आप एक बढ़िया रिव्यू लिख सकते हैं। इसके अलावा इसमें कॉमन मिस्टेक्स भी कवर की गई हैं, लैंग्वेज स्टाइल कैसा होना चाहिए और आप खुद सेल्फ चेक कर सकते हैं रेटिंग्स, एक सेल्फ चेक लिस्ट से कि आपने कैसा लिखा है अपना रिव्यू का चैप्टर। तो सबसे पहले व्हाट इट इज ए लिटरेचर रिव्यू एंड व्हाट इट इज नॉट। सबसे पहले तो ये जानिए कि लिटरेचर रिव्यू क्या है और ये क्या नहीं है। तो ये क्या है? अ क्रिटिकल सिंथेसाइज्ड डिस्कशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च, यानी कि आपके टॉपिक से संबंधित जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, एग्जिस्टिंग शोध उस पर हो चुका है, उसका एक क्रिटिकल और एक सिंथेसाइज्ड डिस्कशन करना है। मतलब एक संश्लेषणात्मक और एक आलोचनात्मक एक तरीके से हमको उस पर विचार विमर्श करना है। एन आर्ग्यूमेंट बिल्ट फ्रॉम वॉट अदर्स हैव फाउंड, हमें एक तर्क निकालना है कि लोग पहले क्या इस पर पा चुके हैं, काम कर चुके हैं। ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज नोन, डिबेटेड एंड मिसिंग, एक हमें प्रदर्शन करना है कि क्या पता है, क्या नहीं पता है, इस पे डिबेट करना है। ए जस्टिफिकेशन फॉर योर ओन स्टडीज पर्पज एंड डिजाइन, अपनी डिजाइन, अपने काम की डिजाइन और उद्देश्य के लिए आपको एक जस्टिफिकेशन तैयार करना है। एंड प्रूफ दैट यू नो योर फील्ड डीपली, और आपको ये भी साबित करना है कि आप अपने क्षेत्र के विषय में बेहतर जानते हैं। वॉट इट इज नॉट, क्या ये नहीं है? अ लिस्ट ऑफ समरीज अरेंज वन आफ्टर अनदर, यही है जो लोग करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, रिसर्चर्स ऐसा ही करते हैं कि एक समरी निकाल के रख देते हैं कि इतना काम इस पर आज से पहले हुआ है, पर ये रिसर्च का, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का हिस्सा नहीं है। एन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, ये भी नहीं है। स्मिथ सेड, जोन्स फाउंड, पटेल आर्ग्यूड इन सीक्वेंस लिखते जाते हैं, ये भी नहीं है। एक कलेक्शन ऑफ कोट्स फ्रॉम डिफरेंट पेपर्स, ये भी नहीं है। और ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट मेथड्स अदर ऑथर्स यूज्ड, ये भी नहीं है। तो की मैसेज क्या मिला? योर जॉब इज नॉट टू रिपोर्ट व्हाट अदर्स रोट, हमारा काम ये नहीं है कि हम वो लिखें जो पहले काम हो चुका है। इट इज टू एनालाइज, कंपेयर एंड बिल्ड एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम व्हाट अदर्स रोट, हमारा काम है कि पहले लोगों ने जो लिखा है उसकी एक विश्लेषण करें, उसकी तुलना करें और एक आर्ग्यूमेंट निकाल करना है। वो काम जिस जो हो चुका है उसके बेसिस पर एक आर्ग्यूमेंट तैयार करना आपका काम है। तो वाई द लिटरेचर रिव्यू मैटर्स, इट्स 5 की पर्पसेस, 5 इसके मुख्य उद्देश्य हैं जो कि हमको क्यों लिटरेचर रिव्यू, भाई क्यों करें ही, मान लीजिए यही प्रश्न उठ जाए कि आपने क्यों किया लिटरेचर रिव्यू, कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, जरूरत है। इसके 5 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, ये एस्टैब्लिशेस कॉन्टेक्स्ट, आपकी स्टडी को एक एक कंटेक्स्ट देता है, एक संदर्भ देता है। शोज द रीडर व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक, सेट्स द सीन फॉर योर स्टडी, मतलब हमको ये साबित करने के लिए हमारी स्टडी का भी कोई बेस है, हमारी स्टडी का भी कोई कंटेक्स्ट है। तो ये कंटेक्स्ट एस्टेब्लिश करता है, पहली बात। दूसरी बात, आइडेंटिफाइज द गैप, वो गैप निकालता है कि भाई इतना काम हुआ लेकिन ये काम नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम ये काम करने जा रहे हैं।
तो वो गैप जो है साहित्य में विद्यमान, उसको फुलफिल करने का प्रयास आपका काम है, ये खोजता है। डेमोन्स्ट्रेट्स क्लियरली व्हाट रिमेन्स अननोन, ये प्रदर्शित करता है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है। द वेरी गैप योर स्टडी विल फिल, और यही गैप हमारी स्टडी फिल करने जा रही है। जस्टिफाइज द मेथोडोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी का भी जस्टिफिकेशन देता है। शोज व्हाई यू चूज योर रिसर्च डिजाइन बाय ग्राउंडिंग इट इन व्हाट प्रायर रिसर्च डिड एंड डिड नॉट डू। ये आपकी मतलब मेथोडोलॉजी की जस्टिफिकेशन के लिए भी रिव्यू है कि फला ने भी इस तरीके का काम किया, ये मेथोडोलॉजी यूज की, इस तरीके का काम किया, ये मेथोडोलॉजी यूज की, इसलिए हम भी इस तरीके का काम कर रहे हैं और ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो ये सही है। बिल्ड्स द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, सॉरी, introduces the lens or conceptual model through which you will interpret your own findings। एक लेंस या conceptual model भी डेवलप होता है रिव्यू करने से, जिससे जो हमारी फाइंडिंग्स निकल के आए उसको हम और बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं कि देखिए हम ये निकाल के लाए, इन्होंने भी ये निकाला, इन्होंने भी ये निकाला, या इन सब लोगों ने ये निकाला, हमने देखिए ये एक अलग बात निकाली है, इसलिए। और स्टैब्लिशेस योर क्रेडिबिलिटी, और हमारी सत्यता भी स्थापित करता है। सिग्नल्स टू रिव्यूअर्स एंड रीडर्स दैट यू नो योर फील्ड एंड आर क्वालिफाइड टू ऐड टू इट, ये हमारी हमको क्रेडिबल बनाता है कि देखिए हम अपने जो परिदृश्य है, हमारे क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके काम को हम समझते हैं और उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। ये 5 उद्देश्य लिटरेचर रिव्यू के होते हैं। अब हाउ टू रीड सोर्सेज क्रिटिकली नॉट पैसिवली, कैसे हम सोर्सेज को क्रिटिकली पढ़ना सीखें, ना कि सिर्फ निष्क्रिय तरीके से। स्कॉलर्स मस्ट बी टॉट टू रीड विद क्वेश्चंस इन माइंड, नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आस्क दीज 5 क्वेश्चंस फॉर एवरी सोर्स। वो कह रहा है कि आप सिर्फ सूचना के लिए मत पढ़िए कोई रिव्यू, इन 5 प्रश्नों को अपने मन में रखकर तब कोई भी काम पढ़िए। कैसे, कौन से प्रश्न? व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट और फाइंडिंग ऑफ दिस स्टडी, कि जो भी आपने स्टडी पढ़ी, रिव्यू किया, उसको देखिए कि उसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या था, या इस स्टडी की मेन फाइंडिंग क्या थी। What method was used and what are its strengths and limitations, आप देखिए कि उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया और उसकी क्या खासियत थी, क्या कमियां रह गई। डज दिस एग्री और डिसएग्री विद व्हाट अदर स्टडीज हैव फाउंड, ये देखिए कि ये स्टडी भी क्या जो पहले से स्टडी मिल रही है उनसे एग्री करती है या डिसएग्री करती है। चौथा क्वेश्चन ये पूछिए, व्हाट गैप डज दिस स्टडी लीव, कि इस स्टडी ने क्या गैप छोड़ दिया। व्हाट डिड इट नॉट एड्रेस, और किसको इसने एड्रेस नहीं किया है। और पांचवा क्वेश्चन देखिए, इससे पूछिए, इसका उत्तर जांचने की कोशिश कीजिए जब कोई रिव्यू कीजिए। हाउ डज दिस रिलेट टू माई स्टडी, कि ये स्टडी आपकी स्टडी से कैसे रिलेटेड है। डज इट सपोर्ट, चैलेंज और एक्सटेंड माई वर्क, क्या ये मेरे काम को सपोर्ट कर रही है, या मेरे काम को चुनौती दे रही है, या मेरे काम का ही विस्तारित स्वरूप है। तो टीचिंग टिप इसमें क्या हुई कि टीच स्कॉलर्स टू कीप ए सिंथेसिस मैट्रिक्स, हमें ये सीखना है, ये सिखाना है आपको कि एक सिंथेसिस मैट्रिक्स बनाइए, एक टेबल बनाइए विद सोर्सेज इन रोज एंड थीम्स इन कॉलम्स। ठीक है, थीम्स कॉलम्स में और सोर्सेज रो में, और उसमें लिखिए इस सोर्स से कौन सी थीम निकली, इस सोर्स से कौन सी थीम निकली, इस सोर्स से कौन सी थीम निकली। तो इससे आप पैसिव रीडिंग से बच जाएंगे और एक टेबुलर फॉर्म में आपका रिव्यू बन जाएगा। फिर जब थीम्स आ जाएंगी तो थीम्स वाइज आप उसको लिख सकते हैं। अब विच सोर्स टू यूज एंड विच टू अवॉइड, ये भी मतलब स्कॉलर के मन में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा सोर्स पढ़ें और कौन सा ना पढ़ें। तो क्या पढ़िए, स्कोपस या वेब इंडेक्स्ड जर्नल आर्टिकल्स पढ़िए, एकेडमिक पब्लिशर्स की बुक्स पढ़िए, पीएचडी और एमफिल थीसिस पढ़िए, गवर्नमेंट और पॉलिसी की रिपोर्ट पढ़िए पढ़िए और पीयर रिव्यूड कॉन्फ्रेंस पेपर्स पढ़िए। क्या ना पढ़ें, ब्लॉग्स और विकिपीडिया को अवॉइड कीजिए, नॉन पीयर रिव्यूड वेबसाइट्स को अवॉइड कीजिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी अवॉइड कीजिए एटलीस्ट रिव्यू में, टेक्स्ट बुक्स को प्राइमरी सोर्स मत मानिए, और प्रीडेटरी जर्नल में जो पेपर छपे हैं उनको भी मत पढ़िए। रिसेंसी रूल क्या है कि मतलब लोग जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी पीछे की स्टडी पढ़ें। तो 70 से 80% हमारा सोर्स लास्ट के 10 सालों की रिसर्च का आना चाहिए, तभी तो हम मतलब रेलेवेंट रह पाएगा ना हमारा काम। हम पिछले 50 साल के का अगर रिव्यू कर रहे हैं तो पूरा कंटेक्स्ट ही बदल चुका है, उस रिव्यू का कोई मतलब नहीं। सेमिनल और ओल्डर वर्क्स आर एक्सेप्टेबल, लेकिन कोई बहुत ही बढ़िया काम है तो वो ओल्डर है तो भी चलेगा। ऑलवेज साइट हु बिल्ट ऑन क्लासिक वर्क्स रिसेंटली, जिन्होंने क्लासिक वर्क को पे काम है, जिनका बेस उनके वर्क को साइट कीजिए। आउटडेटेड रेफरेंसेस सिग्नल पुअर लिटरेचर सर्च, अगर आप बहुत आउटडेटेड कोई रेफरेंस ढूंढ के लाते हैं तो ये दिखाता है कि आपने बहुत बेकार लिटरेचर सर्च किया है। एंड अपडेट योर सर्च बिफोर फाइनल सबमिशन, और जब अपना मतलब सबमिशन करने से पहले अपने रिव्यू वाले चैप्टर को फिर से अपडेट कीजिए।
फिर हाउ मेनी सोर्सेज, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कितना लें, कितना पर्याप्त होगा। तो इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी पीएचडी थीसिस में माना जाता है कि 80 से लेकर 120 प्लस सोर्स होना चाहिए। डिसर्टेशन में 40 से 70 भी चलेगा, जर्नल आर्टिकल में 30-40 भी चलेगा। क्वालिटी एंड रेलेवेंस मैटर मोर देन वॉल्यूम, क्वालिटी मैटर करती है, वॉल्यूम मैटर नहीं करता है। एंड एवरी साइटेशन मस्ट अर्न इट्स प्लेस, और जो भी आपने पढ़ा है उसको साइट जरूर कीजिए, और जो नहीं पढ़ा है उसको साइट मत कीजिए, ये भी रूल होता है। ठीक है ना। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू, अब कैसे लिखें, स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस भी है। कैसे कि सर्च सिस्टमेटिकली, हम स्कोपस को, इरिक को, गूगल स्कॉलर विद बुलियन ऑपरेटर्स, बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमको दो वेरिएबल ढूंढना है तो एक बार उसको, दो वेरिएबल को एक्स एंड वाई ढूंढिए, एक बार एक्स और वाई ढूंढिए, एक बार एक्स नॉट वाई ढूंढिए, है ना, और कंट्रोल्ड कीवर्ड्स के संग, तो सिस्टमेटिकली सर्च कीजिए। फिर स्क्रीन एंड सेलेक्ट, अप्लाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, जैसे एक बार डेट रेंज में ढूंढिए, एक बार लैंग्वेज बदल के ढूंढिए, एक बार पीयर रिव्यूड ओनली कर दीजिए, एक बार रेलेवेंस कर दीजिए, है ना, इस तरह से ढूंढिए। क्रिटिकली पढ़िए, यूज द सिंथेसिस मैट्रिक्स, रिकॉर्ड थीम, मेथड, फाइंडिंग लिमिटेशन एंड रेलेवेंस फॉर ईच सोर्स। ऐसे पढ़िए, एक सोर्स मतलब आप एक टेबुलर फॉर्म बना लीजिए, इधर लिखिए सोर्स, अब लिखिए कि उस सोर्स से कौन सी थीम मिली, उस सोर्स ने कौन सा मेथड यूज किया था, उस सोर्स से क्या फाइंडिंग निकल के आई, उस सोर्स की क्या लिमिटेशन थी, सोर्स का मतलब यहाँ पे आपका वो लिटरेचर है, और उस सोर्स का क्या रेलेवेंस है। तो आपका एक टेबुलर फॉर्म में पूरा आ जाएगा, फिर आप उसको चाहे जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। थीम आइडेंटिफाई कीजिए, ग्रुप सोर्सेज बाय व्हाट दे डिस्कस, नॉट बाय ऑथर और डेट, इनटू 3 to 5 मेजर थीमेटिक क्लस्टर। हमको ये देखना है कि कौन सी थीम इमर्ज हो रही है हमारे रिव्यू से, हमको ऑथर वाइज नहीं ढूंढना है कि उस ऑथर ने क्या कहा, इस ऑथर ने नहीं किया, थीम। फिर उस थीम में लिख दीजिए कि इतने लोग, ये थीम निकल के आई, फला 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 भी यही कह रहे हैं, फिर ये भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कह रहे हैं, इस तरह से। ठीक है। और मैप द गैप, आफ्टर ऑल थीम्स आइडेंटिफाई व्हाट नो स्टडी हैज येट एड्रेस्ड, जब सारी थीम्स निकल आएगी तब आप बता पाएंगे कि देखो ये वाला गैप है जो किसी थीम ने, किसी स्टडी ने फुलफिल नहीं किया, और हम ये फुलफिल करेंगे। राइट थीमेटिकली, ऑर्गेनाइज पैराग्राफ्स बाय थीम नॉट बाय ऑथर, ईच पैराग्राफ मस्ट एडवांस एन आर्ग्यूमेंट। वो कह रहे हैं वैसे भी लिखने का ये तरीका होता है कि हर पैराग्राफ का एक अपना आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, और जब हम आर्ग्यूमेंट बदल रहे हैं तभी पैराग्राफ बदलें, या पैराग्राफ बदल दें तो आर्ग्यूमेंट बदल जाना चाहिए। तो हमको पैराग्राफ को थीम वाइज लिखना है, ऑथर वाइज नहीं लिखना है, बार बार ये कह रहा है। और कंक्लूड विद द गैप, और एंड बाय आर्टिकुलेटिंग द स्पेसिफिक गैप योर स्टडी एड्रेसेस एंड हाउ रिसर्च क्वेश्चंस इमर्ज फ्रॉम इट। और हम कैसे एंड करेंगे अपने रिव्यू को कि ये देखिए हम इस तरह से, हमने इतना पढ़ा, इतनी थीम निकल के आई, लेकिन ये गैप निकल के आया, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए हमारा प्रेजेंट वर्क प्रपोज्ड है, और यहीं से हमारे रिसर्च क्वेश्चंस इमर्ज होंगे। ठीक है ना। फिर हाउ टू ऑर्गेनाइज, वो कह रहा है ऑर्गेनाइज सब लिख लिया, मतलब ढूंढ ढाल लिया, ऑर्गेनाइज कैसे करें, थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन करना है, क्रोनोलॉजिकल नहीं करना है। कैसे करेंगे थीमेटिक में, ग्रुप सोर्सेज बाय व्हाट दे डिस्कस नॉट हु रोट देम। हमको ये करना है कि इन लोगों ने क्या डिस्कस किया, ये नहीं बताएंगे इन्होंने क्या लिखा है। ईच थीम बिकम्स ए सबसेक्शन विद ए क्लियर आर्ग्यूमेंट, हर थीम को एक सबसेक्शन बना लीजिए और हर उसका क्लियर आर्ग्यूमेंट लिखिए। शोज एनालिटिकल एबिलिटी एंड बिल्ड्स लॉजिक प्रोग्रेसिवली, हमको एक लिखते लिखते एक एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, और एक लॉजिक हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं कि देखो ये काम इस तरीके से हो रहा है। अलाउज कंपेरिजन एंड सिंथेसिस अक्रॉस सोर्सेज, हमने जब बहुत सारे सोर्सेज देख लिए तो हमें खुद पता चल जाएगा कि कौन से सोर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, एक जैसी बात कर रहे हैं, कौन से सोर्स अलग अलग बात कर रहे हैं। लीड्स नेचुरली टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप, और उससे अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो जाता है गैप का। और क्रोनोलॉजिकल में हमको क्या नहीं करना है, ऑर्गेनाइज्ड बाय ईयर की 1980 में ये कहा गया, 1990 में ये कहा, 2000 में ये कहा, ये नहीं करना है। रीड्स लाइक ए टाइमलाइन नॉट ए क्रिटिकल रिव्यू, हम इस तरह से क्या लगता है कि हम बस एक टाइमलाइन बता रहे हैं, कोई क्रिटिकल रिव्यू नहीं कर रहे हैं, इससे कोई एनालिसिस नहीं पता चलती है, सिर्फ एक सीक्वेंसिंग ऑफ सोर्सेज पता चलता है, इससे कोई बिल्ड, इससे कोई आर्ग्यूमेंट या सिंथेसिस बिल्ड नहीं होता है, और इससे रिसर्च गैप भी नहीं निकल के आता है। तो गुड थीमेटिक स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्शन टू रिव्यू, अब थीम 1 क्या आएगा, ब्रॉडर कंटेक्स्ट, अब उसी के अंदर थीम 2 आ जाएगा सब टॉपिक, उसी के अंदर थीम 3 आ जाएगा डायरेक्टली रिलेटेड टू, और उसके बाद गैप आइडेंटिफाइड, और फिर रिसर्च क्वेश्चंस, इस तरह से करते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। फिलहाल थीम वाइज लिखना है, ये क्लियर है। अब ये है इनका पील मॉडल, जो कह रहे हैं कि आप इसको फॉलो कर लीजिए तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। क्या है पील, पहले पॉइंट करिए, फिर उसके लिए एविडेंस दीजिए, फिर एवेलुएट करिए और लिंक करिए।
पॉइंट क्या करेंगे, स्टेट द मेन आर्ग्यूमेंट और क्लेम ऑफ द पैराग्राफ इन वन क्लियर सेंटेंस, दिस इज योर टॉपिक सेंटेंस, द रीडर शुड नो इमीडिएटली व्हाट दिस पैराग्राफ इज अबाउट। यानी कि जो मेन आर्ग्यूमेंट है आपके पैराग्राफ का वो एक क्लियर सेंटेंस में लिखिए। एवरी कह रहे हैं ना, एवरी पैराग्राफ इन योर लिटरेचर यू शुड फॉलो दिस 4 पार्ट स्ट्रक्चर। कह रहा है कि आप रिव्यू वाले चैप्टर में हर पैराग्राफ इस पॉइंट को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। पॉइंट, पहले पॉइंट आउट करिए कि कौन सा आर्ग्यूमेंट हम इस पैराग्राफ में लिखने जा रहे हैं, फिर उसके लिए हम इविडेंस देंगे, 2-4 स्टडीज उसके सपोर्ट में होंगी, उनको साइट कर दीजिए। इलस्ट्रेट और रिलेट टू योर पॉइंट, डोंट लिस्ट देम सेपरेटली, वीव देम टुगेदर इनटू ए फ्लोइंग एनालिसिस। जैसे कि ऐसे नहीं कहिए कि इन्होंने ये कहा, फिर इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, उसको जोड़ना है आपस में। कैसे जोड़ना है कि इन्होंने ये कहा, हालांकि इन्होंने ये कहा है, और एक्स्ट्रा एबीसी ने ये कहा, हालांकि डी ये बात कह रहे हैं, और ई एफ ने इसमें ये भी बात जोड़ी है। इस तरह से जैसे बुक्स में चैप्टर्स लिखे रहते हैं, आप कोई भी बढ़िया वेस्टर्न ऑथर की बुक उठा के देखिए, उसमें चैप्टर्स ऐसे ही लिखे रहते हैं। फिर इवेलुएट करिए। अब एनालाइज एंड कंपेयर द एविडेंस, वेयर डू स्टडीज एग्री, वेयर डू दे कंट्राडिक्ट और डिफर, व्हाट डू द डिफरेंसेस मीन, दिस इज द हार्ट ऑफ क्रिटिकल राइटिंग। अब हमको एविडेंस को एनालिसिस करना है, उसका कंपैरिजन करना है, कहाँ स्टडीज एक दूसरे से एग्री कर रही हैं, कहाँ वो एक दूसरे को डिसएग्री कर रही हैं, है ना। और फिर लिंक करना है, कनेक्ट बैक टू योर ओन स्टडी, और फिर अपने इस काम को अपने काम से जोड़ना है। हाउ डज दिस पैराग्राफ सपोर्ट योर रिसर्च गैप और क्वेश्चन, ये शो करना है कि ये पैराग्राफ कैसे हमारे रिसर्च क्वेश्चन को या गैप को सपोर्ट कर रहा है। एवरी पैराग्राफ मस्ट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द केस फॉर योर रिसर्च, इसका मतलब कि एक भी शब्द फालतू नहीं लिखना है रिव्यू के चैप्टर में। हर पैराग्राफ इन डायरेक्टली लिंक कर रहा होगा हमारे रिसर्च गैप को, और फिर वहां से इवेंचुअली हमारे रिसर्च क्वेश्चंस को और हमारी गैप, हमारे काम के सिग्निफिकेंस को। ये अर्थ है इसका, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है यूज हेजिंग लैंग्वेज, जैसे कि कहीं लिखिए सजेस्ट, कहीं लिखिए इंडिकेट्स, कहीं लिखिए आर्ग्यूज, है ना, कहीं लिखिए प्रपोजेस, कहीं डिमॉन्स्ट्रेट्स, नेवर प्रूव्स और शोज दैट एक्स इज ट्रू। फिर वेरी करिए, मतलब कि हर बार एक ही मत लिखिए कि फाउंड 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 फाउंड, है ना, का बदल दीजिए। डू नॉट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद स्मिथ 2020 सेज, कभी यूज करिए आर्ग्यू करिए, कभी कंटेंट लिखिए, कभी नोट्स लिखिए, कभी प्रपोज लिखिए, कभी हाईलाइट्स, कभी एग्जामिन्स, कभी एक्सप्लोर्स, कभी असर्ट्स, यानी कि हमको वर्ब वेरी करके, नहीं तो बहुत मोनोटोनस से लगता है ना पढ़ने में। और राइट इन थर्ड पर्सन, हमको थर्ड पर्सन में लिखना है, हमको ऐसे लिखना है कि आई थिंक और इन माई ओपिनियन, द लिटरेचर रिव्यू मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड एकेडमिक इन टोन थ्रू आउट। फिर क्या करना है, साइटेशंस को हमें नेचुरली इंटीग्रेट करना है। मिक्स ऑथर प्रोमिनेंट, जैसे स्मिथ 2020 फाउंड विद इंफॉर्मेशन, प्रोमिनेंट स्टडीज सजेस्ट, स्मिथ 2020 नेवर साइटेशन डंप एट सेंटेंस एंड। सो कह रहा है जहां पे सेंटेंस एंड हो रहा है वहां पे मत लिखिए साइटेशन, साइटेशन से शुरू कीजिए और नेचुरली इंटीग्रेट कीजिए उसको, और डायरेक्ट कोट को अवॉइड कीजिए और ट्रांजिशन सेंटेंस यूज कीजिए। जैसे ईच सब सेक्शन मस्ट कनेक्ट टू द नेक्स्ट, गाइड द रीडर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट विद क्लियर लिंकिंग सेंटेंसेस बिटवीन थीम्स। ठीक है, थक गए अब हम। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू फिक्स देम। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हम लोग ये कहते हैं कि हम एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी लिख देते हैं, जैसे स्मिथ 2020 स्टडी, जोन्स 2019 फाउंड, पटेल 2021 आर्ग्यूड। नो, इसमें कोई सिंथेसिस नहीं होती, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है स्टडीज के बीच में। हमें कैसे करना है, ग्रुप स्टडीज बाई थीम, हमको ग्रुप में लिखना है स्टडीज को, वो भी थीम वाइज, एंड राइट अबाउट द थीम साइटिंग मल्टीपल ऑथर्स टुगेदर इन वन एनालिटिकल पैराग्राफ, और एक ही पैराग्राफ में हमको मल्टीपल ऑथर को साइट करना है। नो गैप आइडेंटिफाइड, द रिव्यू एंड्स विदाउट सेइंग व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द लिटरेचर, द मोस्ट क्रिटिकल फेलियर ऑफ ऑल। अगर आपने कोई गैप ही नहीं निकाला तो आपके रिव्यू का कोई मतलब नहीं है। फाइनल पैराग्राफ मस्ट से, फाइनल पैराग्राफ को हमेशा ये कहना चाहिए, डिस्पाइट दिस बॉडी ऑफ रिसर्च नो स्टडी हैज एग्जामिन्ड एक्स इन कंटेक्स्ट वाई विद पॉपुलेशन जेड, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए कि इतनी रिसर्चेस पढ़ने के बाद भी हमें नहीं मिला कि किसी स्टडी ने इसको इस तरह से जांचा हो। Describing methods not findings, too much space went on what authors did, not what they found or what it means for your study। बहुत सारा हम उसमें ये लिख देते हैं कि उसने क्या किया, ये नहीं लिखते हैं उसने क्या पाया, और उस जो पाया उसका आपकी स्टडी के लिए क्या अर्थ है। आउटडेटेड सोर्सेज, जैसे 1990s के 2000 के पेपर मत लिखिए। एटलीस्ट कह रहा है कि जैसे 100 रेफरेंस अगर आप कोट कर रहे हैं तो 70 कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के होने चाहिए। फिर रिपीटिंग द सेम पॉइंट विद डिफरेंट साइटेशंस और इंक्लूडिंग टेंजेंशियल स्टडीज जस्ट टू इन्फ्लेट रेफरेंस काउंट, ऐसा मत कीजिए कि एक ही स्टडी को बार बार कोट मत कीजिए, कहने का ये मतलब।
ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये मैटर आपके पास है, आप इसको खुद रीड कर सकते हैं बार बार। ये सेल्फ चेक लिस्ट है। ये कह रहा है कि आप चेक कर लीजिए कि आपका और रिव्यू क्या थीमेटिकली ऑर्गेनाइज है कि क्रोनोलॉजिकली है। तो आप देख लीजिए, क्रोनोलॉजिकली है तो गलत है। क्या ईच पैराग्राफ एक क्लेम और आर्ग्यूमेंट से शुरू हो रहा है? अगर से शुरू हो रहा है तो ठीक है, और अगर ऑथर के नाम से शुरू हो रहा है तो उतना ठीक नहीं है। आर सोर्सेज सिंथेसाइज एंड कंपेयर्ड, नॉट जस्ट समराइज वन बाय वन। क्या सोर्सेज को आपने सिंथेसाइज और कंपेयर किया है? अगर किया है तो ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ समराइज कर दिया है तो ठीक नहीं है। इज एटलीस्ट 70% ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम द लास्ट 10 years, क्या सारा लिटरेचर लगभग जो पिछले 10 साल का ही है तो ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो गड़बड़ है। आर ऑल सोर्सेज फ्रॉम पीयर रिव्यूड क्रेडिबल इंडेक्स जर्नल्स और पब्लिशर्स है, तब तो बढ़िया है, और अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ है। डज द रिव्यू क्लियरली आइडेंटिफाई द गैप दैट जस्टिफाइज योर स्टडी? क्या रिव्यू आपका एक गैप जस्टिफाई कर रहा है? अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, इस तरह से, है ना। देख लीजिए आप। Do the research questions flow naturally and logically from the identified gap? Are reporting verbs varied? क्या आपने verbs को vary किया है? हर बार से is found throughout तो नहीं लिखा है? क्या कहीं से कोई theoretical और conceptual framework introduce या justify हो रहा है? क्या आपने plagiarism check कर लिया और सारे citations को correctly formulate कर दिया? अगर इन सभी के उत्तर सही है, इसका मतलब आपने एक बहुत बढ़िया review का chapter लिखा है, और जो नहीं है उसको आप सही कर लीजिए। रिमेंबर दिस एबव ऑल एल्स, इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? लिटरेचर रिव्यू इज एन आर्ग्यूमेंट नॉट ए लिस्ट। ये एक तर्क देने के लिए सारा काम किया जा रहा है, ये लिस्टिंग नहीं करना है। गैप इज एवरीथिंग, गैप हमको हर हाल में निकालना है, सिंथेसिस करना है हमको, समरी नहीं करना है। राइट फॉर ए रीडर हु इज इंटेलिजेंट बट नॉट एन एक्सपर्ट इन योर टॉपिक, guide them logically from what is known to what is missing. And your review is never finished on the first draft. Read it again, asking does every sentence move the argument forward? और बार बार हमको रिव्यू का चैप्टर देखना पड़ेगा, बार बार हम उसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमको बार बार अपने नए पैराग्राफ को नए आर्ग्यूमेंट से शुरू करना है, इसकी कोशिश करनी होगी। तो फर्स्ट ड्राफ्ट रिव्यू का कभी फाइनल नहीं होता है। आई थिंक नाउ इट इज फिनिश्ड, यस। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपके काम का होगा, आपको मदद करेगा आपके रिव्यू के चैप्टर को लिखने में। जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ समरी करते हैं, क्रोनोलॉजिकली ये लिस्ट बता देते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, कोई सिंथेसिस नहीं करते हैं। और सिंथेसिस नहीं करेंगे तो आर्ग्यूमेंट कहाँ से आएगा, और आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा तो गैप कहाँ से आएगा, और गैप नहीं आएगा तो आपका जो किया जाने वाला काम है, प्रपोज्ड काम है, उसका बेस कहाँ से बनेगा? ठीक है। So best of luck for your research work, and thank you for watching.